हेलो बच्चों, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि 2 महीने बाद वीडियो बना पा रहा हूँ। अभी तक 2 महीने में इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहा है, ठीक है। इसके बीच में जो है मेरे दादाजी एक्सपायर हुए तो उनमें लगे हुए थे हम। दीदी के यहाँ भी थोड़ा सा हॉस्पिटल में लगा हुआ था, कुछ बच्चों से डायरेक्ट कांटेक्ट में था, तो उनके साथ मैंने ये शेयर भी किया था कि इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। कुछ बच्चों ने कमेंट वगैरह किए, सर वीडियो बनाइए वगैरह, लेकिन मैं बनाने में अभी तक बना नहीं पाया हूँ। लेकिन आज जो है ये वीडियो डाल रहा हूँ। शायद मैंने सुना 18 तारीख को एग्ज़ाम हो गया आपकी, और अभी जो है 9-10 दिन बचे हुए हैं, उसमें आप प्रिपेयर कर लें। मैंने पहले भी बताया था कि एनसीईआरटी ज़्यादा अच्छे से करनी है। अब मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ फिजिक्स की। अगर किसी बच्चों को और सब्जेक्ट के लिए या और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं और क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं फिजिक्स की। प्रीवियस आवर्स के जो क्वेश्चन थे वो कर रहे हैं अपन, पिछले सालों में पूछे हुए क्वेश्चन। तो ये जो पेपर है ये ऑलरेडी जो है डला हुआ है। अगर तुम पुराने वीडियो देखोगे, पिछले साल के वीडियोस, तो वहाँ पेपर तो तुमको मिल जाएगा। मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। आंसर सहित पहले टिक किया हुआ है, लेकिन कैसे आंसर आया वो मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, तो भी अभी आना है, चलो। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। सबसे पहला यूनिट पहला क्या पूछा हुआ है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की चार्ज। यहाँ ज़्यादातर जो बच्चे हैं सुपर 100 की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे, वो सारे हिंदी मीडियम से होते हैं, तो मैं ज़्यादातर क्वेश्चन जो है हिंदी मीडियम में ही करवाऊंगा अभी, ठीक है। हिंदी से करवाएंगे। अगर कोई बच्चा साथ में सुपर 100 से इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहा है तो वो अलग से कमेंट करके बताएं, तो मैं इंग्लिश में भी क्वेश्चन करवाऊंगा फिर, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ हिंदी से क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इस पेपर का था वो था कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का SI मात्रक, तो क्या होता है SI मात्रक विद्युत आवेश का? याद किया होगा ना तुमने, कूलाम। क्या? कूलाम। कहाँ लिखा है? एनसीईआरटी में लिखा है। तो मैंने क्या बोला, एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन सॉल्व, सीधा सा। चलो दूसरा क्वेश्चन, अब थोड़ा चैप्टर है ये ऑप्टिक्स से। बोल रहा है किसी अवतल दर्पण को 2 भागों में तोड़ने पर, अवतल दर्पण था, एक मिरर था। अवतल था, पहली बात तो अवतल बोले तो अपन क्या बोलेंगे, अवतल जो होता है वो क्या होता है, अंदर की साइड धंसा हुआ। जैसे ऐसा है, इसको इधर से अपन ने पॉलिश कर दिया, तो ये क्या है अपना अवतल। चलो इंग्लिश वाले भी होंगे कुछ तो इसको अपन बोलेंगे कॉनकेव। क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर है ये, अवतल दर्पण है। अब क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है इसको 2 भाग में तोड़ दिया। 2 भाग में तोड़ा मतलब तोड़ दिए, कितने टुकड़े कर दिए? मिरर नॉर्मल घर का मिरर है मान लो, ऐसा 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन ये मिरर कैसा था, अंदर की साइड धंसा हुआ था, इसलिए इसका नाम बोला अपन ने अवतल। इसके कितने टुकड़े कर दिए अपन ने? 2 टुकड़े कर दिए। तो 2 टुकड़ों में तोड़ने पे किसमें परिवर्तन होगा? क्या बोल रहा है क्वेश्चन, किसमें चेंज होगा? तो सबसे पहले तो बात करें रेडियस ऑफ कर्वेचर की। किसकी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो तुमको पता है कि ये जिस गोले का भाग है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर r, और इसकी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी r, और मैंने मान लो पहले भी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या थी r। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या में कोई परिवर्तन आएगा नहीं, है ना। तो ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर में भी कोई चेंज नहीं आएगा। एक पोल जो होगा, अगर बात करें अपन पोल की, है ना, तो पोल पहले यहाँ पे होगा बीच में, बाद में पोल इधर चले जाएगा और इधर चले जाएगा। इसका पोल मान लो P है, इसका पोल P1 हो जाएगा, इसका पोल क्या हो जाएगा? P2। तो क्या चेंज होगा? पोल चेंज होगा। क्या चेंज होगा? पोल। अगर फोकल लेंथ की बात करें अपन, फोकल लेंथ की, तो वो होती है r/2। अगर r में कोई चेंज नहीं आता तो f में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका अपन आंसर क्या लिखेंगे? इसका आंसर लिखेंगे कि चेंज आएगा तो कहाँ पे आएगा? पोल में ध्रुव बदल जाएगा। क्या बदलेगा? ध्रुव। कि पोल पहले यहाँ पे था, अब इसका पोल ऊपर चले जाएगा, नीचे आएगा पोल नीचे चले आएगा, दोनों के पोल बढ़ गए, ठीक है। तो फास्ट कराऊंगा क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन मेरे को कवर करने, और हो सके अगर ये पूरे 30-35 क्वेश्चन नहीं हो पाए तो अलग अलग पार्ट्स में मैं वीडियो डालूंगा। तो ये अभी अपना पार्ट 1 चल रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी, गोली दर्पण स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ कितनी बोल के रखा है, क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर। तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? तो ये इधर साइड में फॉर्मूला लिखा, F इक्वल्स टू कितना होता है? r/2 होता है ना। तो F इक्वल्स टू r/2 फॉर्मूला लगा दो। बोलो F की वैल्यू कितनी रखो? 20। कितनी रख दी? 20। तो ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई, तो r इक्वल्स टू कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। और इससे इजी क्वेश्चन क्या देंगे? बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये हो गया r इक्वल्स टू 40। तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट, आंसर आ गया। चलो चौथा क्वेश्चन देखो, सर्वाधिक निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? तो ये थोड़ा 9th बेस्ड क्वेश्चन था, 9th या 11th बेस्ड, है ना। अपन बात कर रहे हैं स्पीड किसकी? साउंड की, कि साउंड फास्ट ट्रेवल किस में करेगा। तो इसके लिए मैं एक बता दूं तुमको ट्रिक, या क्या ट्रिक, क्या सीधी सी बात है, सबसे ज्यादा स्पीड होती है सॉलिड में,
उससे कम स्पीड किसमें होती है? लिक्विड में। और सबसे कम स्पीड होती है किसमें? गैस में। जो ध्वनि की चाल है, किसकी बात कर रहे हैं अपन? ध्वनि की बात कर रहे हैं, ध्वनि, साउंड की बात कर रहे हैं। तो साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा ठोस में होती है, उससे कम द्रव में होती है, और सबसे कम होती है गैस में। याद कर लो, अगली बार क्वेश्चन पूछ ले सबसे कम किसमें होती है तो भी बताते आना चाहिए, सबसे ज्यादा पूछा तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या था, है ना। और इससे भी कम होगी वैसे निर्वात में। एक और ऑप्शन, एक और चीज लिख दे, वैक्यूम में। वैक्यूम में, निर्वात में। और वैक्यूम में जो वैल्यू होती है ये होती है 0। कितनी होती है? 0। मतलब वैक्यूम में आवाज जाती ही नहीं है। अब मान लो अभी तो अपने आसपास एयर है, एयर है तो मैं बोल रहा हूं तो ये जो कैमरा है यहाँ तक आवाज पहुंच रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कैमरे और मैं जो बोल रहा हूँ उसके बीच में क्या प्रेजेंट है? एयर। अगर यहाँ से मैं एयर हटा दूं तो यहाँ पे जो मेरी आवाज है वो तुम तक पहुंचेगी नहीं। तो ये क्या है, यहाँ पे एयर है, उस वजह से आवाज पहुंच रही है। तो वैक्यूम अगर हो जाए, मतलब कुछ भी नहीं रहे, तो 0 हो जाएगी। अब क्वेश्चन पूछ रहा था सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो सबसे ज्यादा किसमें होती है? सॉलिड में। तो आंसर क्या था इसका? सॉलिड। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलो, पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है। अब देखो सबसे पहले तो अवतल दर्पण बनाओ। पहले जो बनाया था वही ये हो गया अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण समझो ध्यान से, ये क्या होता है? पोल। क्या होता है? पोल। इसको बोलते हैं अपन प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर का नाम दे दिया एमएन। क्या नाम दे दिया? एमएन। ये जिस गोले का भाग था उसके सेंटर को बोल दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब क्वेश्चन ऐसा बोल रहा था, एक वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है। तो यहाँ वक्रता केंद्र पे एक वस्तु रखी है, वस्तु का नाम बोल दिया मैंने ए बी। अब तुमको पता है, तुमने रूल्स पढ़े इमेज फॉर्मेशन के, जो लाइट रे सीधे आएगी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, वो कहाँ से पास होती है? उसके फोकस से। कहाँ से पास होती है? फोकस से। और एक और रूल तुमने पढ़ा, जो फोकल लेंथ से मतलब फोकस से पास होती है वो टकरा के कैसी हो जाती है? पैरेलल। टकरा के कैसी हो जाती है? पैरेलल। तो इसको अगर तुम देखोगे तो ये लगभग लगभग इसके नीचे ही मिलेगा। इसके नीचे मिलेगा तो यहाँ पे बनेगा ए डैश बी डैश। तो अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो अपन क्या बोलेंगे कि कहाँ पे बनेगा? एट सी। कहाँ बनेगा? सी पर वक्रता केंद्र पर। और कैसा बनेगा? उल्टा। कैसा बनेगा? अगर ऑब्जेक्ट को ऐसे लिखा था, ऐसे रखा था, तो इमेज क्या बना? उल्टा। उल्टा एवं वास्तविक बनेगा। उल्टा एवं वास्तविक। तो आंसर क्या होगा समझना, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, और साथ में कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर भी होगा। तो अपन क्या बोलेंगे? वस्तु के बराबर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए अपने? ये 5 क्वेश्चन हो गए। यहाँ तक भी दिख रहा होगा तो मैं छठा क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, छठा क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो छठा क्वेश्चन देखो, एक वस्तु को किसी दर्पण की ओर खिसकाने पर प्रतिबिंब दर्पण से दूर खिसक रहा है, तो दर्पण होना चाहिए। अब इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? अपनी जो एनसीईआरटी में अगर बात करें, अभी चलो एनसीईआरटी में जो नहीं दिया उसकी बात कर लेते हैं, प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर तुम सब घर पे देखते ही हो, एक नॉर्मल मिरर लगा हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि तुम अगर पास में जा रहे हो तो सामने जो अंदर दिख रहा है, मतलब तुम खुद, वो भी पास में आते हुए दिखाई देता है। मतलब तुम पास में गए प्लेन मिरर में तो वही पास में आया, तुमको पास में जाने से वो दूर नहीं जा रहा है, मतलब ये प्लेन मिरर तो है नहीं। तो एक ऑप्शन तो हटाया। अब जब तुम 6 केस पढ़ोगे तो 6 केस में क्या देखोगे? तुम बोल रहा है कि अगर 6 केस पढ़े अपन तो उसमें क्या होता है? एक अवतल की बात करें, अवतल दर्पण में जब इनफाइनाइट पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को, और इनफाइनाइट से अगर पास में लाने लगू ऑब्जेक्ट को, तो इमेज क्या बनने लगती है? धीरे धीरे दूर जाने लगती है। ऑब्जेक्ट पास में आता है तो इमेज कहाँ जाती है? दूर। तो ये जरूरी कौन सा होगा? अवतल। कौन सा होगा? अवतल दर्पण। तो छठे का डायरेक्टली मैं आंसर लिख रहा हूं, अवतल दर्पण। रीजन क्या है? कॉनकेव मिरर में रीजन क्या है? तुम पढ़ो उसके 6 केस। क्या पढ़ो? 6 केस। जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा तो इमेज बनी फोकस पे, ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास में लाया इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो इमेज बन गई फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया तो इमेज भी बनी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट को और ज्यादा अंदर लाया तो इमेज और दूर गई, और पास में लाया तो और दूर गई। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में आएगा इमेज कहाँ जाएगा? दूर। तो आंसर आएगा इसका कॉनकेव। चलो 7वां, ऑप्टिक्स से काफी भर के क्वेश्चन आते हैं। ऑप्टिक्स सबसे अच्छे से पढ़ना है तुम लोगों को। वाहनों में प्रच्छदर्श के रूप में समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण की वरीयता देने का उचित कारण है। जो बाहर में साइड मिरर लगा होता है उसमें एक प्लेन मिरर, जो नॉर्मल घर का कांच है वो नहीं लगाते, उसकी वजह वो कैसा मिरर होता है? जो
कैसा होता है, अपन बात करें उत्तल होता है, जो बाहर से उभरा हुआ रहता है। क्या लिखा होता है, उभरा हुआ। तो उसमें अगर तुम एक लाइन पढ़ोगे तो उसके ऊपर लिखा भी होता है, ठीक है, कुछ लिखा होता है, ध्यान से पढ़ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि उसी को क्यों दिया, तो अपन क्या बोलेंगे, जो उत्तल दर्पण होता है, इसका रीजन बता देता हूं मैं। ये जो उत्तल है इसको क्या बोलते हैं, जैसे वो था अवतल, ये अवतल मतलब क्या बोला था उसको, कॉनकेव, हिंदी वाले ने कॉनकेव, इंग्लिश वाले इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स। अब इसमें क्या होगा कि इसके आगे जो ऑब्जेक्ट रखते हैं अपन, जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा, इससे पैरेलल लाइट ले गई, वो इसके फोकस से पास होगी। कहां से पास होगी, फोकस से। एक लाइट से सीधे पोल से सीधे सीधे चली गई, वो यार इसकी इमेज बनाते हैं, है ना। तो एक लाइट रे जो पैरेलल गई, पैरेलल गई तो वो लाइट रे जो है यहाँ पे कहां से पास होगी, इसके फोकस से, ठीक है। इसकी फोकस किधर होगा, इधर की साइड। तो मान लो ये इसके फोकस से पास हो गया, ये लाइट रे फोकस से पास हो गई, ठीक है। एक और लाइट रे मैं ले लेता हूँ, कहां से लूं, एक लाइट रे यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ से टकराई, वो टकरा के क्या हो गई, मिरर से रिटर्न हो गई, इधर गई। अब इसको अगर मैं पीछे की साइड बढ़ाऊं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मिलेगी, तो यहाँ पे इमेज बनेगी ये ए डैश बी डैश। तो इससे होता क्या है कि जो इमेज बनी वो सीधी बनी। तो पहली बात तो ट्रक अगर जो पीछे से आ रहा है तो वो तुमको सीधा ही दिखेगा, क्या दिखेगा, सीधा दिखेगा। और ट्रक बड़ा है तो छोटा दिखेगा, क्या दिखेगा, बड़ा ट्रक छोटा दिखेगा। तो अपने को चाहिए क्या कि साइड मिरर में अपन क्या देखें, इतने से मिरर में अपन ज्यादा चीजें देख लें, क्या देख लें, ज्यादा चीजें। तो ज्यादा एरिया देखना है, इसलिए अपने को क्या लग रहा है यहाँ पे, ये कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉन्वेक्स या उत्तल। तो इसका रीजन क्या है कि इससे जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, आभासी होता है और वस्तु से छोटा होता है। इस कारण से इसको यूज करते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए अपने, 7 क्वेश्चन, ठीक है, 7 क्वेश्चन हो गए। और आगे अपन देखते हैं, मैं ये मिटाता हूँ। जब तक अगर किसी ये क्वेश्चन लेने तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर बाद में रीड कर लेना। चलो आगे देखते हैं। ये पेपर जो है तुम लोग जो है पुराने वाले वीडियोस देखो, अभी मैंने नए वीडियो नहीं भी डाले, तो तुम पुराने वाले वीडियो जाओ, प्रीवियस ईयर वाले, उसमें भी वही पढ़ाया है जो तुमको काम आएगा सब कुछ, है ना। वहां से क्वेश्चन पेपर जो देख लेना सारा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कक्षा में पिछली पंक्ति में बैठे हुए एक छात्र को ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षर देख पढ़ने में कठिनाई होती है। पीछे बैठा हुआ उसको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ नहीं पा रहा है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, दूर का दिख नहीं रहा है, उसको दिखाई कहाँ का देता है, पास का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता। जब पास का दिखाई देता है तो उसको बोलेंगे अपन निकट की दृष्टि है, निकट की दृष्टि है। और दूर का दोष है तो उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। तो सबसे पहले तो एक चीज लिख देता हूं यहाँ पे, उसको है निकट दृष्टि का, निकट की दृष्टि तो है बट दूर का नहीं दिखाई देता है, तो बाकी सब दोष है। तो निकट की दृष्टि, बाकी सब दोष, इसको बोलेंगे शॉर्ट साइटनेस। शॉर्ट साइटनेस मतलब पास का दिखाई देता है, शॉर्ट साइटनेस, ठीक है। इसको अपन बोल सकते हैं मायोपिया। क्या बोलेंगे, मायोपिया। अब रीजन क्या है समझना, अब उसका कारण क्या होगा। तो शॉर्ट साइटनेस मतलब दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या होगा समझना, कि उसका जो लेंस है, आंखों का बना देता हूं, आंखें जो है तुमको कोई बोले थोड़ा आंख का चित्र, कोई ऐसा मत बनाना आंख का चित्र, बोले ये आंख का चित्र हो गया, ठीक है। यहाँ पर आंख की बात करें तो बाहर से तो ऐसी दिख रही है, लेकिन पूरी क्या है, आई बॉल है। तो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर ही है जो बाहर से उभरा हुआ है, यहाँ पे एक लेंस लगा हुआ है। जो लेंस का मान लो साइज क्या हो गया, छोटा हो गया और मोटा हो गया। क्या हो गया, लेंस साइज थोड़ा छोटा हो चुका है। तो लेंस साइज छोटा होने से क्या होगा, जो दूर की चीजें हैं, दूर से जो लाइट रे आ रही है वो रेटिना के पहले ही फोकस हो गई, रेटिना के पहले यहीं पे फोकस हो गई। रियल में रेटिना पे इमेज बननी चाहिए तो अच्छा दिखेगा, लेकिन उसके पहले ही फोकस हो गई यहीं पे, तो वो धुंधला दिखाई देगा। दूसरा कारण ऐसा भी हो सकता है कि रेटिना पहले यही था, लेकिन आईबॉल का साइज क्या हो गया, बढ़ गया, आईबॉल कहाँ खिसक गया, पीछे, तो वो भी कारण हो सकता है। तो 2 कारण हो सकते हैं कि एक तो लेंस क्या हो जाए, छोटा और मोटा हो गया, या दूसरा रेटिना कहाँ चले गया, पीछे चले गया। तो रीजन क्या होगा इसका समझना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना, या नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, या नेत्र की समंजन क्षमता में कमी आना। क्या बोले अपन, एक मिनट, पीछे बैठे हुए व्यक्ति को ठीक से दिखाई नहीं देता, ब्लैक बोर्ड की चीजें दिखाई नहीं देती, दृष्टि का कारण क्या है, नेत्र लेंस धुंधला होना, ये तो होना नहीं चाहिए। इंक्रीज फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, छोटा हो गया तो फोकल लेंथ तो बढ़नी नहीं चाहिए यार,
ये क्वेश्चन में शायद मैंने बताया था कुछ करेक्शन आ सकता है, तो मेरा रीजन यहाँ पे सुनना क्या है कि अगर दूर का दिखाई नहीं दे रहा है तो दूर का दिखाई नहीं दे रहा है क्यों? क्योंकि दूर की लाइट रे जो है लेंस ज्यादा छोटा हो चुका है, तो ज्यादा कन्वर्जिंग पावर है, ज्यादा कन्वर्जिंग पावर होने के कारण से पहले ही इमेज बन रही। तो दो कारण हो सकते हैं, लेंस का छोटा होना और दूसरा आईबॉल का साइज बढ़ना। ठीक है, ये 8वें का आंसर आएगा, जिसमें ऑप्शन में थोड़ा सा क्या है कि करेक्शन आया होगा बाद में। चलो 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन जो है सीधा सीधा कारण दिया है एनसीईआरटी ने, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होना। इसके लिए तुमको पढ़ना था क्या? विबग्योर। क्या पढ़ना था? विबग्योर। पढ़ा होगा ना सबने, है ना? हिंदी वाले क्या बोलते हैं इसको? बे जा नी ह पी ना ला। पढ़ाओ। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब ये क्या है समझना, इसके ऊपर ही लिखता हूं। यहाँ पे एक टर्म होती है अपनी वेवलेंथ। क्या टर्म होती है? वेवलेंथ। वायलेट जो होता है उसकी वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य होती है सबसे कम और रेड की वेवलेंथ होती है सबसे ज्यादा। वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है वो फैलता क्या है? सबसे ज्यादा फैलता है, ज्यादा। तो सबसे ज्यादा कौन फैलेगा? ये वाला सबसे ज्यादा फैलेगा। इन सब की बात करें, सबसे कम कौन सा फैलेगा? ये येलो, ऑरेंज, रेड कलर फैलेंगे नहीं। यही कारण है कि तुम अगर सिग्नल पे देखते हो तो सिग्नल पे कौन सा सिग्नल होता है? या तो रेड होता है, या ऑरेंज यूज होता है, या फिर येलो यूज होता है, या ज्यादा से ज्यादा क्या यूज करते हैं? ग्रीन। कभी किसी ने सिग्नल पे देखा है क्या वॉयलेट कलर, इंडिगो कलर, ब्लू कलर? नहीं। अगर सिग्नल पे ये कलर लगाए भी सही तो बहुत ज्यादा दूर से ये कलर दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि ये कलर क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। अब होता क्या है कि सन से जो लाइट आ रही है वो है व्हाइट। कौन सी लाइट है? जैसे अभी ठीक तुमको दिख रही है व्हाइट लाइट एकदम, लेकिन व्हाइट लाइट जब आती है सन से इतनी दूर से तो वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू वो फैल जाता है, क्योंकि लेमड़ा उसका क्या है? कम। और येलो, ऑरेंज और रेड जो है वो क्या होता? नहीं फैलता, वो अपने तक पहुंचता है। तो जब सूर्योदय मतलब सन उगने वाला है, सनसेट होने वाला है, जैसे अभी सनसेट के टाइम पे मैं बना रहा हूँ वीडियो, तो सनसेट होने वाला है तो बाहर की साइड जो है सन देखोगे तो कैसा दिखाई देगा? या तो रेड, ऑरेंज या येलो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना? इसका आंसर क्वेश्चन नंबर कौन सा था? नोवा। ठीक है, नोवे का आंसर होगा यहाँ पे, है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट आंसर आ जाएगा, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलो अगला 10th, है ना। एक है भूस्थायी उपग्रह से देखने पर आकाश का रंग नीला, मतलब कैसा दिखाई देगा? तो समझना, अभी अपन यहाँ से देखें स्काई को तो कौन से कलर का दिखाई देगा? ब्लू। कैसा दिखाई देगा? ब्लू दिखाई देता है। लेकिन अब तुमको क्या करूं मैं, ऐसा ब्लू दिखने का रीजन क्या है समझना। इसका भी रीजन तुमने पढ़ के रखा है कि जो लाइट रे आती है, मतलब क्या बोले उसको, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के कारण से वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू कलर फैल गया, और जो कलर फैल गया वही दिख रहा है अपने को ऊपर। ये कलर तो पहुंच रहा है अपने तक, लेकिन ये फैल गए तो ये अपने को दिखाई दे रहा है कि ब्लू कलर वहां फैल चुका है। अब मान लो मैं क्या चला जाऊं, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर चले जाऊं, या तुमको चांद पे पहुंचा दूं। तुमको पता है चांद पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं, कोई हवा नहीं है वहां पे। तो अगर वहां से तुम स्काई को देखोगे तो कोई सा कलर फैलेगा नहीं, तो कोई सा कलर नहीं फैलेगा, तो कौन सा कलर का दिखाई देगा? वो ब्लैक, काले कलर का दिखाई देगा। तो 10th का आंसर क्या आ जाएगा? ब्लैक। चलो 11th क्वेश्चन, फिर से आ गया 11th क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से। ये तुम लोगों को सबको आना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, किसी विद्युत परिपथ में 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ी है। कितने वोल्ट की बैटरी है? 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ी है, और कितना टाइम है? 10 मिनट। कितना टाइम है? 10 मिनट। अगर किसी को याद आ जाए तो फट से समझ जाओगे ये तो पहले दिन ही क्वेश्चन किया हुआ है। और साथ में 6 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। करंट कितना है? 60 मिली एम्पियर। अब तुम लोगों को ये भी याद करना है मिली का मतलब क्या होता है। मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, 10 की पावर -3। अभी मैं बताऊंगा इन चीजों को सब। तो मिली की जगह हमेशा क्या लिखेंगे? 10 की पावर -3। तो बैटरी द्वारा वे ऊर्जा क्या होगी? ऊर्जा मतलब क्या निकालना अपने को? वर्क निकाल लो या ऊर्जा निकालो, बात एक ही है। वर्क निकालो या एनर्जी निकालो, बात एक ही है। क्वेश्चन मार्क। अगर तुमने वर्क का फॉर्मूला पढ़ के रखा है तो एक चीज तुमने पढ़ी होगी, V = तुमने पढ़ के रखा है W/Q। W/Q तो बताओ W बराबर क्या हो जाएगा? Q × V। Q × V हो जाएगा। और तुमको पता है Q का फॉर्मूला क्या होता है? IT। क्या होता है? IT। या अगर मैं चाहूं तो डायरेक्टली हीट का फॉर्मूला बता दूं तो हीट का फॉर्मूला होता है VIT। हीट या एनर्जी का फॉर्मूला होता है VIT। चलो नीचे नहीं दिख रहा होगा, मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा सा। तो
वर्क इक्वल टू हो जाता है वी आई टी। तो वी की वैल्यू हो जाएगी कितना 6, आई करंट कितना है 60 इंटू में 10 की पावर -3 और कितने टाइम के लिए दिया 10 मिनट। ध्यान रखना तुम ये मिस्टेक मत करना, टाइम को मिनट में नहीं सेकंड में रखते हैं। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में कितने सेकंड 600 सेकंड। तो यहाँ 600 सेकंड वैल्यू रखनी है, तो यहाँ मैंने लिख दी 600। अब देखो 6 6 6 मल्टीप्लाई कर लो, 6 6 36 और 36 इंटू 6 कितना होता है 216 और जीरो कितना 1 2 3 0 1 0 2 0 3 0 इंटू 10 की पावर -3। ये -3 नीचे आएगा तो प्लस का 3, तो 1/10 की पावर +3 और +3 मतलब 3 0, 3 0 से 3 0 काट दो तो आंसर कितना आया 216 जूल। कितना आया 216 जूल। कितने क्वेश्चन हो गए 11 क्वेश्चन है ना। अभी के वीडियो में जो है ये लगभग 15 मिनट का 10 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका होगा, तो अपलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए मैं 11 क्वेश्चन पे भी फिनिश करता हूँ। लेकिन लास्ट में एक और चीज काम की बताता हूँ। चलो काम की चीज क्या बता रहा हूँ समझो, ये टेबल याद कर लेना है ना। आगे तक 11th में 12th में भले तुम जेई करो नीट करो सब में काम आएगा। तो सबसे पहले अपने को क्या याद करना है, चलो पहले लिख देता हूं जो याद करना है। देसी सेंटी मिली, ठीक है। देसी सेंटी मिली, देसी को छोटे डी से डिनोट करते हैं, सेंटी को सी से और मिली को स्मॉल एम से, है ना। ये देसी रियल में देसी है, लेकिन अभी अपन पढ़ लेते देसी। क्या पढ़ लेते देसी सेंटी मिली। देसी सेंटी किसी लड़की का नाम है मान लो, वो तुमको मिली तो देसी सेंटी मिली। अब कोई देसी लड़की है तो तुम क्या करोगे शादी करना है ना, और कुछ नहीं, तो पहले शादी करना है। तो देसी सेंटी मिली तो तुमने उससे की शादी। अब शादी की तो शादी के बाद बच्चे हुए, बच्चे का नाम क्या है मिली, है ना। मिली तो बच्चे का नाम है माइक्रो, पहले बच्चे का नाम क्या हुआ माइक्रो, और माइक्रो पे नहीं रुके, दूसरा बच्चा हुआ नैनो और तीसरा बच्चा हुआ पीको। क्या हुआ पीको, और पीको के बाद फैमिली कंप्लीट करते हैं फेमटो के साथ, तो क्या आया फेमटो। तो देसी सेंटी मिली, फिर शादी हुई तो माइक्रो नैनो पीको फेमटो। फेमटो पे फैमिली कंप्लीट करते हैं, नहीं तो आगे जाके और भी होते हैं योटो जेप्टो ओटो चलते रहते हैं, ठीक है। अब इससे क्या है माइक्रो को अपन डिनोट करते हैं म्यू से, नैनो को छोटे एन से, पीको को पी से और फेमटो को छोटे एम से। अब तुमको यहाँ से याद क्या करना है, यहाँ से याद करना है देसी का मतलब होता है 10 की पावर -1, सेंटी का मतलब होता है 10 की पावर -2 और मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। -1 -2 -3 सीक्वेंस में याद करना है। अब 3 का पढ़ा चालू कर दो तो 10 की पावर -6 के बाद मतलब 3 के बाद 6, 10 की पावर -9, 10 की पावर -12 और 10 की पावर -15, ठीक है। ये याद होना चाहिए। अब जैसे अब तुमको अगर मिली याद नहीं है कि मिली का मतलब क्या होता है 10 की पावर -3 होता है, अगर ये याद नहीं है तो तुम ये न्यूमेरिकल कर नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ मिली एम्पियर लिखा है। अब अभी तो मिली एम्पियर दिया था, अगर आगे से माइक्रो एम्पियर दे दे तो नैनो एम्पियर दे दे, तो इसलिए पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। 11 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बाकी के और अगले दिन कल और अपलोड होंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और मेरे को कमेंट में बताओ कौन कौन से सब्जेक्ट की जरूरत है, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो बायो हो मैथ्स हो कुछ भी हो, क्योंकि दिन 10 ही बचे, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाऊँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट।